इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां भारत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार हो जाए, लेकिन उसके रास्ते में छुपे ऐसे जाल बिछे हों जो किसी को दिखाई ना दें। और ये सब हो रहा है यहाँ अभी हमारे पड़ोस में ही। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। कल रात ही एक ऐसी खबर आई जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो ये वो जगह है जहां पर दुनिया के फैसले होते हैं, जहां 5 देशों के साथ वीटो पावर है और बाकी सब तमाशा देखते रहते हैं। अब वहां पर भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग उठी है, वो भी नाटो के एक बड़े देश के राष्ट्रपति की तरफ से। कौन सा देश है? फिनलैंड। हाँ, वही फिनलैंड जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और नाटो में नया नया आया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलेआम ये कहा कि भारत अगला सुपर पावर बनेगा, अमेरिका और चाइना के बाद। और अगर यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट और वीटो पावर नहीं मिली तो संयुक्त राष्ट्र अपनी सारी अहमियत खो देगा। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। स्टब ने ये किसी चाय की दुकान पर नहीं कहा, बल्कि फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पालकी शर्मा के इंटरव्यू में कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भारत उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की रणनीतिक सोच को दुनिया भर में सम्मान मिलना चाहिए। स्टब ने 2 बार जनरल असेंबली में भी आवाजें उठाई कि यूएनएससी को बढ़ाओ, सदस्यों की जो संख्या है उसको दोगुनी करो। ये बहुत ही गलत है कि भारत जैसे देश के पास आज स्थायी सीट नहीं है। भारत को जो पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल रहा है, ग्लोबल हितों को संतुलित करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए भारत के बहुपक्षीय विदेश नीति की तारीफ होनी चाहिए। अगर बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना है तो भारत को सिस्टम में शामिल करना जरूरी है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर सस्पेंस क्या है? क्या ये केवल तारीफ है या फिर इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है? यूएनएससी रिफॉर्म्स की ये जो लड़ाइयां हैं, ये दशकों से चलती हुई आ रही हैं। 1945 का जो ढांचा था वो आज के 2025 की दुनिया से मेल नहीं खाता। आज दुनिया में 193 देश हैं, लेकिन 5 देश ही ऐसे हैं जो फैसले लेते हैं और वो वीटो पे हैं, मतलब उनके पास वीटो पावर है। भारत G4 ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि जर्मनी, जापान, ब्राजील इनके साथ है। लेकिन चाइना वो भारत के खिलाफ खड़ा है। क्यों? क्योंकि एशिया में केवल चीन का दबदबा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत को ऑफिशियली रूप से स्थायी सीट ऑफर की है, नेहरू जी के टाइम पर। लेकिन भारत ने मना कर दिया, सोचा कि शायद पाकिस्तान को नाराज ना करें। लेकिन ये जो फैक्ट था वो इतिहास की किताबों में कहीं पर दबा हुआ है। लेकिन 2025 में जब स्टब जैसे लीडर बोल रहे हैं तो लगता है वो पुरानी गलती सुधारने का टाइम आ गया है। अब एक और डिटेल में जाते हैं। फिनलैंड नाटो में नया सदस्य है और रूस यूक्रेन वॉर के बाद वो चिंतित है। स्टब ने ये कहा कि यूएन को रेलेवेंट होना चाहिए, तो भारत जैसे स्ट्रेटेजिक एक्टर को जगह दो। भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, जैसे कि रूस में तेल, अमेरिका से डिफेंस, चीन से ट्रेड, ये सब बैलेंस है। लेकिन सस्पेंस वाली बात ये है यहाँ पर कि क्या फ्रांस, यूके, अमेरिका, ये सपोर्ट जो है इनका, ये काफी है क्या? क्या चाइना वीटो से सब रोक देगा? एक सर्वे से पता चला है कि भारत को 26% चांस है कि स्थायी सीट इसको मिल जाए, जापान को 11%। लेकिन अगर वीटो नहीं मिलता तो वो तो नाम का सदस्य बन जाएगा। सोचिए कितना टेंशन है। एक और बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर। भारत ने अक्टूबर में रूसी तेल पर क्या स्टेप लिया है? डेटा ये निकल कर आया है कि सितंबर में 14.4 लाख बैरल प्रतिदिन, अक्टूबर में 3% बढ़कर 14.8 लाख बैरल। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शन लगाए। 21 नवंबर तक विंड डाउन पीरियड, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि 2025 में अब तक के रिबॉर्न रूसी क्रूड का 40% भारत से में खरीदा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में $52.7 बिलियन का तेल चाइना ने 62
$3.6 बिलियन। ये तेल सस्ता मिला, भारत ने अरबों रुपए बचाए, लेकिन अमेरिकन इसमें नाराज है। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए क्योंकि भारत रूसी तेल ले रहा है। अब नतीजा यहाँ पर ये निकल कर आया कि भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 37.5% गिर गया। मई से सितंबर में 8.8 बिलियन से $5.5 बिलियन रह गया। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन्स ऐसे जो सेक्टर हैं वो बचे, लेकिन टेक्सटाइल, ज्वेलरी और लेदर जैसे जो सेक्टर्स हैं वो तबाह हो गए। क्या आप जानते हैं कि ये जो सैंक्शन है वो रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। भारत ने 1.9 मिलियन बीपीडी इंपोर्ट किया, लेकिन अब रिफाइनर्स रिव्यू कर रहे हैं। रिलायंस, एमआरपीएल ने रूसी तेल रोक दिया। क्या ये ट्रेड डील का रास्ता साफ करेगा और भारत को मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना होगा जहां पर प्राइस बढ़ेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार अचानक भारत आए, जयशंकर से मिले। कोई बड़ा अग्रीमेंट नहीं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ने का वादा रहा। भारत ने यह कहा कि हमास को डिसआर्म करो, गाजा को डीमिलिटराइज करो, क्योंकि दोनों देशों को पाकिस्तान जैसे थ्रेट से डील करना है। इजराइल ने भारत को 40,000 वर्कर्स की जरूरत बताई और डिफेंस ट्रेड 2.6 बिलियन का। आपको क्या लगता है कि क्या ये मिडिल ईस्ट टेंशन भारत को खींच लेगा? फिर अफगानिस्तान में भूकंप आया, 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जयशंकर ने मुत्तकी से फोन पर बात की, 15 टन राहत भेजी, यहाँ पर 1000 टेंट्स भेजे और फूड आइटम्स। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन है, तालिबान का रेडिकल इन्फ्लुएंस। क्या भारत की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प तालिबान को सॉफ्ट कर देगी? लास्ट में अमेरिका और चाइना यानी कि ट्रम्प शी मीटिंग में मिलिट्री टॉक्स तय। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। क्या फिनलैंड में स्टेटमेंट से भारत को यूएनएससी सीट मिलने के चांस बढ़ गए हैं? बांग्लादेश का ग्रेटर मैप गिफ्ट जो है भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा जो कुछ भी आपको लगता है। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको वीडियो पसंद आई रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।